नमस्कार, आदाब। मैं हूं जोया नकवी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार। स्वागत है आपका हमारे शो उड़ान में। उड़ान एक ऐसा सफ़र जहां हर एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और सपनों के दम पे ऊंचाइयों को छुआ है। आज के हमारे मेहमान उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। बिहार के गया जी से ताल्लुक़ रखने वाले इन्होंने अपनी लीडरशिप यानी कि नेतृत्व और सोशल कमिटमेंट यानी कि सामाजिक दायित्व के जरिए युवाओं को नए रास्ते दिखाए हैं। ये नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि राष्ट्रीय योजना सेवा प्रेसिडेंट अवार्डी हैं। इसके साथ ही इन्हें अध्यता एक्सीलेंस अवार्ड और यूथ आइकन जैसे राष्ट्रीय स्टार के सम्मान मिल चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनके सफ़र के बारे में, जानेंगे उन प्रयास के बारे में जो इनके लिए अब सिर्फ काम नहीं बल्कि एक मिशन बन चुके हैं। शैलेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो उड़ान में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूँगी आपको बधाई देना आपके एनएसएस अवार्ड के लिए। हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये अवार्ड है क्या और गया जी से शुरू हुआ आपका ये सफ़र इतने लंबे मंजिल तक कैसे पहुँचा, और साथ ही में आप हमें ये भी बताइए कि वो कौन से ऐसे काम थे जिसकी वजह से आपके ज़मीनी प्रयास को एक राष्ट्रीय पहचान मिल गई। जी, ये अवार्ड राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड कहा जाता है इसे। ये राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम जो भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, उसके तहत ये एनएसएस का सर्वोच्च पुरस्कार है जो हर वर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए जगजीवन महाविद्यालय गया था, तो वहाँ से मेरी एनएसएस की जो यात्रा थी वो शुरू हुई थी। शुरू में तो मैंने यूं ही एनएसएस में एडमिशन ले लिया था कि क्या है क्या नहीं है। तो जब हम इसमें काम करते गए तो हमें इसमें रुचि बढ़ती गई, क्योंकि मुझे शुरू से ही सोशल वर्क में अच्छा लगता था। मुझे सामाजिक सेवा, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगता था। तो मैं इसमें लगातार लगभग 5 से 6 वर्षों तक काम किया और तब जाके 2022 में मुझे एनएसएस अवार्ड 2019-21 के लिए मुझे चुना गया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो पहली अगर शुरुआत देखा जाए तो हम एक गया जिला के अतरी क्षेत्र से आते हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एजुकेशन का लेवल है वो बहुत कम है। वहाँ पे लोग एजुकेशन के प्रति उतना जागरूक नहीं थे जब मैं पढ़ाई करना शुरू किया था, क्योंकि एक छोटा सा गांव है और वहाँ जो मेन रूप से उनका जो जीविकोपार्जन का जो काम है वो कृषि है और दूसरा है पत्थर से मूर्ति बनाकर उनका भरण पोषण करना। तो वहाँ पे लोग शिक्षा के प्रति इतना अवेयर नहीं थे। हम कुछ बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, वो भी खिचड़ी खाने के नाम पे ऐसा था। लेकिन जब पढ़ाई शुरू किए और अच्छा लगा तो वहाँ के और भी बच्चों को हम साथ में ले जाना शुरू किए और वहाँ जो बच्चे थे वो भी जाना वहाँ से जैसे तैसे करके हमने शुरू से पढ़ाई हमने गांव से ही की। फिर इसके ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हमने गया और वहाँ से हमने एनएसएस में शामिल हुए। तो ये हमारा जो सफ़र है वहीं से शुरू हुआ था और इसमें हमने कई सारे काम किए, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, पितृपक्ष मेला में जिला प्रशासन का सहयोग करना। कोविड-19 के दौरान हमने जन जागरूकता चलाया। फिर पशु पक्षियों के लिए गर्मी के दिनों में हमने पेड़ों पे हम लोग पानी का इंतज़ाम करते हैं। वेस्ट टू बेस्ट जो बेकार पड़े जो बोतल होते हैं प्लास्टिक के, उसको काट के हमने पेड़ों पे लगाया और लोगों को भी जागरूक किया, बच्चों को भी जागरूक किया, यूथ को भी जागरूक किया और उन्हें भी लगाने के लिए प्रेरित किया। आज हर साल लगभग सैकड़ों बच्चे हमारे साथ ये इस तरह का काम करते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करते हैं। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते हैं, आपने 70 से ज़्यादा इनिशिएटिव के थ्रू गांव के लोगों को एक साथ स्वच्छता और शिक्षा में जोड़ा और आपने 10,000 से ज़्यादा लोगों तक अपना ये संदेश पहुंचाया। ये आसान काम तो नहीं होगा। हम जानना चाहेंगे कि जब आप इन गाँव में जाते थे तो आप लोगों के बीच वो भरोसा कैसे बनाते थे और आप इन सारे कामों को कैसे संभालते थे?
जी बिल्कुल। शुरुआत में तो हुई थी दिक्कत, जैसे कि हम जब शिक्षा के साथ समाज सेवा काम करते थे, कॉलेज भी जाते थे और कम्युनिटी में भी जाकर हम लोगों को अवेयर करते थे। तो जो गांव के लोग हैं या जो समाज के लोग हैं वो ये बोलते थे ये लड़का क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहता है या फिर सिर्फ लोगों की मदद करने में लगा रहता है, इसका कुछ अपना विजन है कि नहीं, मतलब इस तरह से लोग बोलते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, कई इस दौरान हमने कई सारे कैंप्स भी किए, वहाँ पे कई स्टेट में कई संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया। तो जब वो खबरें पेपरों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जब आते थे तो लोगों को विश्वास होने लगा कि ये लड़का कुछ करेगा। और जब हम उन्हें कुछ बताते से नई नई जो योजनाएं आ रही है, तब उनको विश्वास होता था कि नहीं ये लड़का है जो कुछ हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो हम इनको समर्थन करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा रहा। और फिर अब आज ऐसा है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे जो साथी लोग हैं, जो यूथ हैं, जो हमारा समाज है, वो हमारा साथ देते हैं और हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग करते हैं। सर, आपका एक और काफ़ी खास प्रोजेक्ट रहा है फ्री एजुकेशन देना स्लम एरियाज़ में, जो बिहार सरकार, नीति आयोग और भारत सरकार के साथ मिलकर चलाया गया था। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से मुख्य कारण थे जिसने आपको इस इनिशिएटिव का पार्ट बनाया, और आपने क्या इस काम को करते हुए किसी चुनौतियों का भी सामना किया? जी बिल्कुल। ये ऐसा था कि जब हम राष्ट्रीय सेवा योजना में NSS के में थे, तो संडे टू सैटरडे हम लोग स्लम एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। और साथ में पढ़ाने के साथ हम उनको सामग्री, जो शिक्षण सामग्री, वो भी बांटते थे। वो शिक्षण सामग्री हम लोग इकट्ठा करते थे, ऐसे कि कुछ तो फंड हमें कॉलेजों के द्वारा भी मिल जाता था, लेकिन ज़्यादातर हम, जो हमारी टीम थी यूथ की, हमारी जो NSS की, उसमें हमने क्या करते थे कि वैसे बच्चे जो अगले क्लास में जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ रहे हैं, तो उनके कई सारे कॉपी किताबें हैं ना, वो अगले साल जब जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं, तो वो रद्दी में चले जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हर वर्ष हमने एक ऐसा प्रचार करते थे कि जिनके पास इस तरह की किताबें हैं जो रद्दी में ना देकर मुझे दे, ताकि हम उस किताबों को, उन कॉपी किताबों को हम स्लम एरिया में जाएं, वैसे लोगों को दे जिसकी इसकी ज़रूरत है और उसका यूज हो सके, सही सदुपयोग हो सके। तो हमने ये इस तरह का काम किया। इसमें कई तरह की चुनौतियाँ आती रहती थी हम में कि ये इस तरह का, जब हम कहीं बच्चों को कुछ देने गए तो उन्हें लगता था कि हमें क्या दे रहे हैं, मतलब कुछ खाने की चीज़ हमें दे देते तो अच्छा रहता, ये पढ़ने वाले क्या चीज़ दे रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा सा समझाते थे। और साथ में हम अभी एजुकेशन लेवल पर हमने एक काम कर रहे थे, एक फेलोशिप के दौरान न्यू हरियाणा में, वहाँ पे भी हमने एजुकेशन लेवल पे अच्छा काम किया। वहाँ के प्रशासन के साथ, राज्य सरकार के साथ और नीति आयोग भारत सरकार के साथ भी हमने काम किया था। तो उसमें ये था कि हम वहाँ के जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाने के लिए हमने जो बच्चे हैं उनको घर से वापस स्कूल ले जाते थे, क्योंकि वो शिक्षा के प्रति उतना अवेयर नहीं थे। तो हमने जीरो ड्रॉप आउट कैंपेन और डोर टू डोर कैंपेन करके हमने उन्हें वापस फिर घर से स्कूल तक जोड़ा। तो इस तरह के काम किए और काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरह के सामाजिक काम में ना चुनौतियाँ आती रहती हैं, तो हम जब करते हैं तो हमें तो अब आदत हो गई है कि इस तरह की चुनौतियों का हम सामना कर सकें। जी, और आपके काम का एक और ज़रूरी पहलू है, वो है महिला सशक्तिकरण। चाहे वो आंगनवाड़ी महिला वर्कर्स की ट्रेनिंग का काम हो या फिर स्कूल की बच्चियों के लिए लीडरशिप एक्टिविटीज़, आपने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो जब आप ये कार्य कर रहे थे, क्या आपको मालूम था कि आपके दृष्टिकोण सफल रहेंगे, या फिर कुछ ऐसे पहलू भी थे जहां आप और प्रभाव डालना चाहते थे? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि अगर एक पुरुष शिक्षा ग्रहण करता है तो वो एक अकेला शिक्षण ग्रहण करता है, लेकिन जब एक महिला, एक लड़की शिक्षा ग्रहण करती है तो पूरे परिवार के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बनती है, वो पूरा परिवार संभालती है। तो ये नारी सशक्तिकरण जिस तरह के कार्यक्रम है बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी अच्छा आज तो इसका इतना अच्छा प्रभाव हुआ है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक नारी सशक्तिकरण का सापेक्ष हमारी जो प्रेरणा देती हैं, सभी को हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। तो ये जो नारी सशक्तिकरण है ना, वो बहुत मतलब अच्छी इनिशिएटिव है और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। और साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए जो यूथ हैं
उन्हें भी इसमें अपना योगदान देते रहना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो भी कहते थे कि किसी भी समुदाय का विकास या प्रगति हम वहाँ के महिलाओं की प्रगति से ही हम माप सकते हैं कि उस समुदाय की जो महिलाएं हैं किस तरह से प्रगति कर रहे हैं। तो महिलाओं की प्रगति में हमारा सहयोग, हमारे समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है और आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, ऐसा नहीं है, आज काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और उन्हें और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी। और सर, आपका एक और काम है कि आपने भारत के 15 राज्यों में राष्ट्रीय युवा अभियान में हिस्सा लिया और 2 अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कैंप्स में आपने बिहार को रिप्रेजेंट किया, एक मोतिहारी में और एक अरुणाचल में। तो हम ये जानना चाहेंगे, जब आप इन राज्यों में गए, लोगों से मिले, तो क्या आपको ऐसा लगा कि युवाओं की सोच अब बदल रही है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उनकी सोच पहले से ज़्यादा और विकसित हो रही है? जी बिल्कुल। ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी से हम काफ़ी प्रेरित होते हैं, उनको हमने पढ़ा है। तो हम वो बोलते थे कि आपको अगर भारत को जानना है ना, तो आप घूमिए, पढ़िए मत, वहाँ घूमिए, देखिए वो उस चीज़ों को, तो आपको समझ में आया। उन्होंने खुद घूमा है भारत को। वो कहते हैं कि जो भारत की आत्मा है जो हमारे दिलों में बसती है, जब वहाँ आप जाते हैं तो आप समझ में आता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का बोल विचार क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है। तो हम जब 15 राज्यों में हमारा जो सफ़र रहा है इसी तरह का रहा है। एक हमारा अरुणाचल प्रदेश का हम करना चाहेंगे जो इंटरनेशनल कैंप था, उसमें विदेशों से इंडोनेशिया, नेपाल और बांग्लादेश से भी यूथ आए थे हमारे साथ। तो और उन लोगों के साथ हमने वहाँ पे 7 दिनों का कैंप किया। वहाँ का रहन सहन, वहाँ के खान पान के बारे में जाना, समझा। तो ये समझ में आता है जो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, यही हमें सिखाता है कि हम किस तरह से अनेकता में एकता की जो मिसाल है भारत को कहा जाता है वो एक्चुअल में है। और हमारा जो भारत इस तरह के जो भाषाएं हैं हम एक दूसरे से सीखते थे, उनकी भाषा हम सीखते थे, हमारी भाषा वो सीखते थे और काफ़ी कुछ हम लोग सीखने का मतलब मौका मिलता था। और एक हमारे स्वामी विवेकानंद जी का ही कहना था कि अगर आपको भारत के लिए कुछ करना है तो इसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए जो भारत को, जो हमारे समाज को उत्थान पे अपना योगदान दे। 4 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। और सर, आपका काम तो सिर्फ जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्रकृति के प्रति भी एक जिम्मेदारी का भाव था। आपने वृक्षारोपण जैसे कार्यों में भी अपना योगदान दिया है। ये आज के वक्त में सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को इस तरफ भी उतना ही जागरूक होना चाहिए जितना कि किसी सामाजिक मुद्दे के प्रति? जी बिल्कुल। हमारे जो महर्षि एक थे वेद व्यास, वो कहते थे कि जो एक पेड़ है वो 100 पुत्रों के समान होते हैं। तो इसी को प्रेरणा मानते हुए हमने भी जब राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन किया था तो उस समय हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर थे डॉक्टर रतिकांत दास सर, तो उनसे काफ़ी हमें प्रेरणा मिलती थी। वो लीड करते थे कोई भी कार्यक्रम को, तो वृक्षारोपण उनके प्रति हमने उनसे सीखा। इसके साथ हमने जो वहाँ के प्रोग्राम ऑफिसर थी डॉक्टर अनुरानी मैम और हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे हमारे एनएसएस के मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के श्री ब्रजेश राय सर, तो उन लोगों से हमने काफ़ी कुछ सीखा और उनके साथ हमने कई कार्यक्रम किए वृक्षारोपण। हमारी जो टीम थी लगभग 4 या 5 सालों में हमने लगभग 1500 वृक्ष लगाए और आज भी वो वृक्ष हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में फल फूल रहे हैं। जब हम आज भी कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब उन वृक्षों को देखते हैं तो गर्व होता है कि ये जो वृक्ष हैं वो हमने लगाए हैं और ये जो इसका जो छाया है आज लोगों को प्रभावित कर रही है। तो अच्छा लगता है कि चलिए हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है। तो इस तरह के जो काम है ना हमें हमेशा गौरवान्वित करता है। जी। और सर, जाते जाते आप हमारे देख रहे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जहीं भी हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आप दिल से कीजिए। आप उसमें अपना समाज, अपने परिवार, अपने देश को हमेशा आगे लेके आइए और सोचिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक हो और हमेशा जोश के साथ कीजिए। जी।
शैलेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो उड़ान में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। उड़ान के आज इस विशेष कार्यक्रम में हमने एक ऐसे इंसान से मुलाकात की जो ना ही सिर्फ युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि समाज के हर उस हिस्से का एक मिसाल भी है जहाँ पे प्रेरणा और परिवर्तन की ज़रूरत है। शैलेंद्र कुमार जी ने हमें दिखाया कि जब इरादे मजबूत हो और मंजिल साफ हो, तब छोटी जगहों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं जोया नकवी फिर मिलूंगी आपसे उड़ान के एक नए अंक में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। नमस्कार, आदाब।